नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करेंगे। वास्तव में ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करें तो उसके पहले एक बात समझनी चाहिए, लिपि और भाषा किसे कहते हैं या दोनों में क्या अंतर है। मानव जब अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे हम भाषा कहते हैं, और उस भाषा को जिन संकेतों चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में दर्ज करता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा का विकास तो मानव जीवन की उत्पत्ति के साथ हुई, लेकिन लिपि का विकास थोड़ा देर से हुई। सबसे पहले लिपियों के विकास में चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ, जो आदि काल के कुछ प्रस्तर खंडों में पाई जाती है। इसके बाद सैंधव घाटी सभ्यता में भी चित्रात्मक लिपि का उल्लेख मिलता है, जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। पठनीय लिपियों के अंतर्गत सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी है। सम्राट अशोक के पूर्व इन्हीं दोनों लिपियों का प्रचलन एशिया में था। भारत को पश्चिमोत्तर क्षेत्र छोड़ दिया जाए, मैं उस समय के भारत की बात कर रहा हूँ जब सम्राट अशोक के समय पश्चिम बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान, श्रीलंका से लेकर के हिमालय के पर्वत तक इसका विस्तार था। तो पश्चिमोत्तर भारत को छोड़कर शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हो रहा था। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और अपनी प्रजा के हितों के कल्याण के लिए, अपने मूल्यों को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में इन्हीं सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ब्राह्मी लिपि को पहले धम्म लिपि या मौर्यकालीन लिपि के नाम से भी जाना जाता था। लगभग हम कह लें कि सबसे पहले इस लिपि के बारे में खोज करने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसके पहले फिरोज शाह मेहता ने, ऐसा कहा जाता है या ऐसा ऐतिहासिक विवरण मिलता है, जब वो शिकार खेलने गया था तो उसे जंगलों में एक बहुत बड़ा शिलालेख, जो एक कल स्तंभ लेख जो ऊंचाई पर था और लिखा हुआ था, जंगल में मिला और उसे ले आकर अपने राजमहल के ऊपर लगा दिया, लेकिन उसे पढ़ने में सफलता किसी को नहीं मिली। 1837 में ही जेम्स प्रिंसेप ने टोपरा शिलालेख या स्तंभ लेख की सहायता से तथा अन्य मिले अनेक प्रस्तर शिला और गुहा लेखों के साम्य के आधार पर अध्ययन किया और 1837 में
ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी लिपि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी धरोहर है। जब हम ब्राह्मी लिपि के बारे में जानेंगे, हालांकि कुछ लोगों को ब्राह्मी लिपि से भ्रम होता है कि यह ब्रह्मा ने रची थी या बम्भी ने रची थी, तो इसका मूल नाम धम्म लिपि है या मौर्यकालीन लिपि है। खासकर 13वीं शताब्दी में जब इसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो इन लिपियों के जो बारे में ब्राह्मी लिपि का नाम दिया गया, जिसे बाद में स्पष्ट उल्लेख मिलने के बाद यह पूरी तरह से साबित हो गया कि ब्राह्मी लिपि धम्म लिपि ही है और वास्तविक नाम इसका धम्म लिपि या मौर्यकालीन लिपि मानी जानी चाहिए। जब हम धम्म लिपि की बात करते हैं तो कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं और इतिहास के कई परतें खुलती हैं। बहुत सारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं जिनका समय काल बहुत पूर्व बताया जाता है, उसका निर्धारण स्वतः हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इस आधार पर हम करें और इसी ब्राह्मी लिपि से होती हुई कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और देवनागरी लिपि में ही रामायण महाभारत या वेद लिखा गया, जिसका विकास या कह लें कि संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में अस्तित्व में 10वीं शताब्दी के बाद आई। तो यह प्रश्न साधारण हो सकता है कि क्या यह लिपि के विकास के पहले लिखा गया या बाद में लिखा गया। इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके धम्म लिपि के खोज के बाद उनका स्थान बदल जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।